Hello everyone, welcome to our YouTube channel मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। आज हम बात करते हैं रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पे। तो लास्ट के वीडियो में हमने सीखा था कि रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप्स के बारे में डिटेल में हमने देखा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो आइए आज उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको सेट ए। तो सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, दैट इज 3 and 5 एंड वन मोर सेट बी। सेट बी में 2 एलिमेंट्स है 1 and 4 और इस दोनों में जो आपका रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन किया हुआ है a, b सच दैट a डिवाइड्स b। ठीक है, तो याद करिए लास्ट वीडियो में उसमें हमने क्या सीखा था कि रिलेशंस के लिए 2 सेट होना चाहिए, चाहे वो सेम ही सेट को या तो हम ट्वाइस ले सकते हैं, ठीक है, या तो 2 अलग अलग सेट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग सेट आपको दिया हुआ है। पहला है सेट ए और दूसरा है सेट बी। सेट ए में भी 2 एलिमेंट है और सेट बी में भी 2 एलिमेंट है, बट यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये कोई नेसेसरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिलेशंस क्या होगा दोनों में, जो दोनों में बॉन्ड रिलेशंस होंगे, जो कॉम्प्लीमेंट होगा वही तो रिलेशन होता है ना। तो यहाँ पे देखिए सेट ए से सेट बी में जो रिलेशंस है वो इस तरह से डिफाइन करके आपको दिया गया है a, b सच दैट a डिवाइड्स b। तो अगर इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एंट्री के बारे में बात करेंगे तो a बेसिकली बिलोंग्स टू सेट a एंड सेकेंड एंट्री दैट इज b बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है, इसलिए तो a से b में रिलेशन है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या दिया हुआ है, a डिवाइड्स b, यानी कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होंगे उसके हर एक ऑर्डर्ड पेयर जब हम लगाएंगे सेकेंड सेट के एलिमेंट से तो वो क्या होना चाहिए कि उसको डिवाइड करना चाहिए। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए जो a क्रॉस b अगर हम यहां पे निकालते हैं, देखिए अगर यहां पे हम सेट a क्रॉस b निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, 1, इसके बाद आ जाएगा आपका 3, 4, इसके बाद आ जाएगा 5, 1 और इसके बाद आ जाएगा 5, 4। तो इस तरह से ये हमारे पास निकल गया a क्रॉस b। अब मैंने रिलेशंस के लिए बताया था कि a क्रॉस b के जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। यही रिलेशंस होता है सेट ए से सेट बी में। तो ये जो रिलेशंस दिया गया है तो ये भी इसी में से लेके दिया गया होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसका फर्स्ट एंट्री सेकेंड को डिवाइड करता हो। तो अब यहां पे देखिए 3 क्या 1 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/3 फ्रैक्शन में आ गया। और यहाँ पे a डिवाइड्स b, इसका मतलब है कि हम कंप्लीट डिविजिबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिविजिबल के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। सिमिलरली 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर से 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा और 5 से 4 को भी डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि a क्रॉस b में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है इसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो सेकेंड एंट्री को डिवाइड नहीं कर रही है। इट मीन्स ये जो रिलेशंस आपको दिया गया है a, b सच दैट a डिवाइड्स b, तो ऐसा इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ठीक है, तो जब इसमें ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तब देखिए यहां पर अगर हम रिलेशंस लिखेंगे R1 इक्वल टू, तो R1 इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं जिसमें फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री को डिवाइड करता हो। ठीक है, और ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है R1 के लिए। इट मीन्स हियर R1 शुड बी
5। तो ये कौन से रिलेशन होंगे? एम्प्टी रिलेशंस। क्योंकि एम्प्टी रिलेशंस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेट ए के एलिमेंट है और जो सेट बी के एलिमेंट है वो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि अगर रिलेशन तो हम कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिलेशंस किस तरह से होना चाहिए उसकी जो बाउंडेशन है वो आपका ये दिया हुआ है R1 इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। तो ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया? R1 इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्या आ गया? एम्प्टी रिलेशन। तो अब इस तरह से अगर आपको दो सेट दिया हुआ है तो दोनों सेट में एम्प्टी रिलेशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें एम्प्टी रिलेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चंस में हम R2 की बात करते हैं। अब यहां पे देखिए R2, अब R2 में क्या दिया हुआ है? a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी इज एन इंटीजर। यानी जो फर्स्ट एंट्री है और जो सेकेंड एंट्री है इस दोनों का आप सम निकालिए। तो इस दोनों का सम निकालने के बाद वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो अब इसमें से देखते हैं इसमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, यानी रिलेशन के इस बाउंडेशन को बॉन्ड कर रही है। ठीक है, यानी कि फॉलो कर रही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो इसमें अगर R2 को डिफाइन करेंगे तो देखिए अब एक क्रॉस भी हम निकाल चुके हैं। अब यहीं से देख लेते हैं, तो 3 + 1 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब है कि ये इसको फॉलो कर रहा है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R2 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपका 3 1 ये फुलफिल कर रहा है, तो इसको हम R2 में कलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3,4 तो 3,4 में भी 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 और 7 इंटीजर है, इसका मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 3,4। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 5,1 तो यहाँ पे अगर a प्लस बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 1 = 6 और 6 भी इंटीजर है। इसका मतलब है कि ये भी ऑर्डर पेयर इसको फॉलो कर रहा है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपको 5,1। अब लास्ट ऑर्डर पेयर में देखते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए 5 + 4 तो = 9 और ये भी इंटीजर है ना, तो इसीलिए ये भी इस रिलेशंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपको 5,4। अब आप ध्यान से देखिए, तो इसमें जो हमारा A क्रॉस B है उसमें जितने भी ऑर्डर पेयर थे सारे के सारे इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है ना, यानी इस रिलेशंस में जो कंडीशन दिया गया है a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी इज एन इंटीजर, तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एंट्री है और सेकेंड एंट्री है दोनों का जो सम है यहाँ पे वो इंटीजर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि R2 में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सारे के सारे हैं, तो सारे के सारे होता है तब उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये R2 जो हमारा है ये R2 क्या हो जाएगा यहां पर? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से आप सीख गए कि एम्प्टी रिलेशंस हम कैसे डिफाइन करते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, या अगर आपको दो सेट दिया गया है तो दोनों सेट में आपका एम्प्टी रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन होगा या नहीं, इसको अब आप आसानी से चेक कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस पे। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशंस के लिए एक और रिलेशंस हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जो आइडेंटिटी को फुलफिल करता हो। अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस तरह का रिलेशंस कोई भी नहीं है जो इसको फुलफिल करे। अब उसके लिए देखिए एग्जांपल के लिए हम यही मान लेते हैं कि सेट ए हमें दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है 3,5। अब इसमें देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, जो हमारा लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हमने ये जाना था कि जो आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं, ये किसका डिवीजन था? रिलेशंस इन अ सेट का, यानी एक सेट के रिलेशंस में आता था ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो सेट हमारा दिया हुआ है a = 3,5। ठीक है,
अब यहाँ पे एक रिलेशन इस तरह से बॉन्ड कर लेते हैं कि a कॉमा बी सच दैट a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, b डिवाइड्स a। तो अब देखिए जो बॉन्डेशन थी पहले उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए। अब एक्सटेंड क्या कर दिए कि a भी b को डिवाइड करेंगे और b भी a को डिवाइड करेंगे, तभी वो रिलेशन में होगा, अदरवाइज वो रिलेशन में नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास एक ही सेट है, तो इससे जो सेट a क्रॉस a आएगा, ये देखिए आपका क्या क्या आ सकता है, 3,3 आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 3,5, इसके बाद आ जाएगा 5,3 एंड 5,5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a क्रॉस a आ गया। अब इसमें से अगर हम R1 को देखेंगे तो R1 देखिए क्या होगा। अब यहां पे R1 क्या दिया हुआ है कि a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a। तो अब देखिए इसमें 3 क्या 3 को डिवाइड कर रही है, तो कर रही है, यानी फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री को डिवाइड कर रही है और सेकेंड एंट्री भी फर्स्ट एंट्री को डिवाइड कर रही है ना। इसका मतलब है कि ये इस रिलेशन में आएगा, 3,3 ये रिलेशन में आएगा। अब सेकेंड देखिए 3,5 दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 से 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर देखिए, यहां पे है 5,3, तो अब क्या 5 3 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी ऑर्डर पेयर यहां पे नहीं आएगा। अब फिर से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर देखिए, अब यहां पे क्या है 5,5, यानी 5 5 को डिवाइड कर रहा है, और इसका सेकेंड एंट्री की बात करेंगे तो सेकेंड एंट्री भी 5 है, फर्स्ट एंट्री भी 5 है, तो इसका मतलब फर्स्ट एंट्री भी सेकेंड एंट्री को डिवाइड कर रही है और सेकेंड एंट्री भी फर्स्ट एंट्री को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 5,5 ये इस रिलेशन को फॉलो कर रही है, तो ये भी इसमें आ गया। ठीक है, अब इस 4 ऑर्डर पेयर में से सिर्फ ये 2 ऑर्डर पेयर, एक 5,5 और दूसरा 3,3 है, जो इस गिवन रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये यहां पे इस तरह से आ गया। तो अब ये जो R1 आ गया, ये क्या गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशंस को याद करिए, उसमें हमने क्या पढ़ा था, a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b, और अगर सेम ही सेट में लेते हैं तो a b बिलोंग्स टू सेट a बट a इक्वल टू b। तो अब यहां पे देखिए जो 3,3 है तो ये भी सेट में है, 5 और 5 यानी 5 भी सेट में है ना। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बना 3,3 एंड 5,5, इसमें फर्स्ट एंट्री इक्वल टू सेकेंड एंट्री है। तो अगर फर्स्ट एंट्री इक्वल टू सेकेंड एंट्री हो तो इस तरह के रिलेशंस को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो अब देखिए ये जो R1 आ गया यहाँ पे, ये कौन से रिलेशन आ गया, आइडेंटिटी रिलेशन। तो अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आइडेंटिटी रिलेशन में जैसे 3,5 है तो इसमें 2 एलिमेंट है, तो दोनों का सेम के साथ पेयर वो आपको यहाँ पे आ गया और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी वो आइडेंटिटी होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है, तो जैसे मान लीजिए 3,5 है तो इसमें 2 एलिमेंट है, तो 3 का 3 के साथ पेयर और 5 का 5 के साथ पेयर, तो ये दोनों इस रिलेशन में आया। अब इसके अलावा यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर तो इस रिलेशन में नहीं है, तो अगर और भी ऑर्डर पेयर इसमें आ जाता तब फिर वो आइडेंटिटी नहीं रहता। याद रखिएगा, इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे सभी सेम का सेम के ही साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, अगर दूसरा रहा तो फिर आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होंगे। ये चीजें क्लियर है। तो अभी हमने ये देखा इसमें कि जो एम्प्टी रिलेशंस है, यूनिवर्सल रिलेशन है और आइडेंटिटी रिलेशंस है, वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास सेट के फॉर्म में दिया हुआ है तो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन में हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को शो करना है। तो उसके लिए भी देखिए आप एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ये आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपको एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है
और ये बेसिक को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन द सेट ए ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ टर्न एट अ पार्टिकुलर टाइम आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, आपको इसमें गिवन दैट क्या है ये ध्यान दीजिए इसमें। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप में सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट। तो गिवन दैट में आपको दिया हुआ यहाँ पे सेट ए। तो अब ये जो सेट ए आपको दिया हुआ है, ये सेट ए क्या दिया हुआ है देखिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ पार्टिकुलर टर्न। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ऑल ह्यूमन बीइंग इन अ पार्टिकुलर टर्न। अब ये जो पार्टिकुलर टर्न है इसमें से आप कोई भी एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर टर्न मीन्स कोई भी हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी टर्न को आप इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे ये भी दिया हुआ है, पार्टिकुलर एट अ पार्टिकुलर टाइम। किसी भी टर्न में पार्टिकुलर किसी टाइम पे हम बात करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो टर्न हो गया दिल्ली और पार्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जांपल कि हम लोग बात कर रहे हैं 10 बजे दिन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये फिक्स हो गया कि 10 बजे दिन में दिल्ली शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें देखिए तो ये हमारा क्या आ गया, सेट आ गया। तो अब सेट यानी दिल्ली, तो दिल्ली के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी ह्यूमन बींग्स वहां पे रहते हैं उस सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और कितने बजे बात कर रहे हैं, 10 बजे बात कर रहे हैं, ये बस एज्यूम कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें डिफरेंट रिलेशंस दिया गया है। अब उस रिलेशंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। यानी कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या है, वाइफ और हस्बैंड का, जिसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो है वाइफ और जो सेकेंड एंट्री है वो है हस्बैंड। ठीक है ना, इस तरह से इस रिलेशन को हम यहाँ पे नोट किए। ठीक है, अब देखिए इसको हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए अगर रिफ्लेक्सिव के बारे में हम बात करें, रिफ्लेक्सिव, तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए शुड बी इन रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कि सेम का सेम के साथ पेयर। अब ये याद करिए, अभी इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन, वहां पर भी था सेम का सेम के साथ पेयर। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस है वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो सकते हैं, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं, बट जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस है वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं। कैसे, तो आइडेंटिटी रिलेशन से मैंने क्या बताया था कि ए कॉमा ए जो है वही सिर्फ होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये है कि जो ए कॉमा ए वाले जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो होना चाहिए, ये नेसेसरी है, और उसके अलावा और क्या है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस रिलेशंस में। ठीक है, बस सिर्फ फर्क इससे पड़ता है कि जो सेम ऑर्डर पेयर के लिए जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे का सेम के साथ जो ऑर्डर पेयर बनती है वो है या नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है या कंपटीशन सेक्शन में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल आइडेंटिटी फंक्शन और ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस will be
a reflexive relation, but all reflexive relations will not be identity relations. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का कंडीशन ये है। अब इसी में अगर हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो देखिए सिमेट्रिक का रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था A, B belongs to R and B, A belongs to R। यानी जो ऑर्डर्ड पेयर A B होंगे और जो ऑर्डर्ड पेयर B A होंगे, ये दोनों के दोनों आपको रिलेशंस में होना चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसमें अगर अगला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर होगा, उस ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट वही होना चाहिए जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में है, बट उसकी सीक्वेंस बदलनी चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट एंट्री है वो सेकंड का सेकंड एंट्री हो जाएगा और जो फर्स्ट का सेकंड एंट्री है वो सेकंड का फर्स्ट एंट्री हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे है फर्स्ट एंट्री और बी है सेकंड एंट्री, बट सेकंड में क्या है, बी है फर्स्ट एंट्री और ए है सेकंड एंट्री। तो अगर इस तरह से हो रहा है तब क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए अब यहाँ पे ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है, तो ए भी सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए आपको, ए भी सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपका है तब क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको ध्यान में रखते हुए अब फिर से वापस आते हैं क्वेश्चंस पे। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए कि जो फर्स्ट एंट्री है x बिलोंग्स टू r ऐसा होना चाहिए। तो अब ये बताइए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, x इज वाइफ ऑफ y। तो बताइए अगर सेम का रिलेशन होगा, अगर x लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज वाइफ ऑफ x। अब बताइए कोई भी खुद के वाइफ हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर हम फर्स्ट रिलेशन की बात करेंगे ए पार्ट का, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, क्योंकि कोई भी खुद की वाइफ नहीं हो सकती। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अब सिमेट्रिक रिलेशन पे। इसमें क्या है, ए बी और बी ए भी होना चाहिए। तो ए बी, अब ए बी जैसे मान लिए हम एक्स वाई ही मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई में क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई क्या होंगे, वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। तो अब एंट्री को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट एंट्री है वो सेकंड की वाइफ ही होना चाहिए। तो यानी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना, तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए तीसरे कंडीशन पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे, कि अगर x y की वाइफ है तो y तो x के हस्बैंड होंगे, तो फिर y किसी दूसरे का वाइफ कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है, तो जो फर्स्ट रिलेशन आपको दिया गया है x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव होंगे, ना ही सिमेट्रिक होंगे और ना ही ट्रांजिटिव होंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ गया तो ये समझ तो गए, आप इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखना भी बिल्कुल इसी तरह से है। देखिए आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट, और गिवन दैट में क्या लिखेंगे, आपको सेट ए दिया हुआ है, ऑल ह्यूमन बीइंग इन अ पार्टिकुलर टॉन, किसी भी पार्टिकुलर टॉन के सारे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आप गिवन सेट में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, यहां पे क्या लिख देना है, फॉर रिफ्लेक्सिव ए शुड बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे लिख के उसके बाद लिखेगा यहां पे हेयर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर
बिकॉज नो वन कैन वाइफ ऑफ हिमसेल्फ। आप ऐसे लिखेंगे, जो कोई भी किसी की वाइफ मतलब खुद की वाइफ नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब उसके बाद सेकेंड पे फिर हम हेडिंग देंगे उस पे फॉर सिमेट्री। अब सिमेट्री के लिए क्या लिखेंगे? इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स नॉट वाइफ ऑफ एक्स, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद जब थर्ड लिखेंगे ट्रांजिटिव, तो उसके लिए आप ये लिख देंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे हेयर इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई शुड नॉट बी वाइफ ऑफ एनी अदर्स बिकॉज इट मे बी हस्बैंड ऑफ अदर्स। राइट, तो ये आप लिख के उसके बाद लिख देंगे कि हेंस गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अब आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। अब सेकेंड पार्ट में देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है आपको? एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब देखिए सेम चीज है, कोई खुद का फादर तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब जो सेम ऑर्डर्ड पेयर है वो यहां पे फुलफिल नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखिए, अगर x इज फादर ऑफ y है तो y x का सन या डॉटर हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो उसके फादर नहीं हो सकते, इसलिए जो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स यहां पे बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। क्लियर है ना, क्योंकि अगर एक्स वाई के फादर है तो वाई एक्स के सन या डॉटर हो सकते हैं। राइट, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब थर्ड कंडीशन में देखिए, अगर एक्स जो है वाई के फादर है और वाई जो है जेड के फादर है, तो एक्स क्या हो जाएंगे? जेड का ग्रैंड फादर, बल्कि सिर्फ वो फादर तो उसका हो नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए ये जो रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो ये भी सेम फुलफिल करेगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है। अब देखिए, अब इसी तरह से हम बात करते हैं सी में। सी में क्या दिया हुआ है? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। जैसे हमने टॉन को दिल्ली एज्यूम किया था, अब मान लीजिए दिल्ली के पार्टिकुलर किसी पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए न्यू दिल्ली की बात करते हैं, तो अब वहां पे क्या दिया हुआ है कि एक्स कॉमा वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो मान लीजिए अगर न्यू दिल्ली की जो लोकेलिटी है उसमें मान लीजिए कोई भी ए और बी रह रहा है। ठीक है, कोई भी पर्सन जिसमें फर्स्ट का नेम है ए और सेकेंड का नेम है बी, तो अगर ए बी रह रहा है तो बी ए भी तो रह रहा है उसी लोकेलिटी में। क्योंकि देखिए जो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए कॉमा बी लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो इफ ए एंड बी लिव इन दैट लोकेलिटी देन बी एंड ए ऑल्सो लिव इन दैट लोकेलिटी, है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो सिमेट्रिक भी होगा। और उसमें ए कॉमा ए यानी कि हम खुद, अगर हम खुद ही मान लीजिए दो तरीके से वहां पे हो सकते हैं, जैसे बोला था मैंने कि खुद के बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, इसीलिए हम अपना और जो पेयर है वो खुद के साथ ही बना सकते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कि ए लिव इन द सेम लोकेलिटी, है ना, क्योंकि हो सकता है कि जो सेम ही नेम्स कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है या खुद को ही ट्वाइस मान लिया हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ए लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड बी लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा और सिमेट्रिक भी हो जाएगा। कैसे? अगर ए बी सेम लोकेलिटी में है तो बी ए भी सेम लोकेलिटी में होगा। ठीक है, अब चलिए अब उसमें सिमेट्रिक की बात करें, सॉरी ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो अब ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा? देखिए, अगर ए और बी सेम लोकेलिटी में है और बी और सी सेम लोकेलिटी में है तो ए और सी भी तो सेम लोकेलिटी में होगा, नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि कोई पर्सन है और वो तीन मिल के रह रहे हैं, थ्री फ्रेंड्स है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। तब ए और बी मान लीजिए सेम फ्लैट में है, अब बी और सी सेम फ्लैट में है तो ए भी तो सी में है, इसका मतलब ए और सी भी तो सेम फ्लैट में है
है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशंस जो है आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट डी में आपको क्या दिया हुआ है, x, y such that x and y work at the same place। अब देखिए ये सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर सी में था उसी तरह से आपका डी में भी है। डी में अब क्या दिया हुआ है कि x and y work at the same place। तो देखिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि x वर्क एट द सेम प्लेस। जैसे मैं हूं और अभी मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स भी अगर पढ़ाऊं फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे क्या बोलेंगे कि मैं मैथ्स भी पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूं। अगर मैथ्स और फिजिक्स का ऑर्डर पेयर बनेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, मेरा ही नेम तो 2 बार आ जाएगा और हम सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r, है ना। तो अगर x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r होगा तो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। ठीक है। अब सेकेंड देखिए, अगर मान लीजिए कोई 2 पर्सन है a और b, तो अगर a और b एक ही प्लेस पे वर्क कर रहा है तो b और a भी तो एक ही प्लेस पे वर्क कर रहा है ना। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब देखिए सिमिलरली ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर a और b सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है और b और c सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है तो जो a और c है ये भी तो सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, क्योंकि सारे, इसका मतलब है कि सारे के सारे एक ही साथ है, एक ही प्लेस पे वर्क कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी होगा। और लिखने का तरीका जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बोला था इस तरह से आप लिखेंगे, उसी वही तरीका सब में रहेगा। क्लियर है। तो चलिए अब एक पार्ट और है, और ये पार्ट देखिए अब यहाँ पे क्या है, x, y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब इसमें ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज x एंड सेकेंड एंट्री है y। तो फर्स्ट एंट्री शुड बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सेकेंड एंट्री। तो मान लीजिए 2 का पेयर बन रहा है, तो अगर हम अपना खुद का पेयर बनाते हैं तो बताइए क्या हम अपने पेयर से, खुद के ही पेयर से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि हमारा जो हाइट है वो तो फिक्स है। तब हम खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकते हैं, है ना। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसका उल्टा देखते हैं कि अगर मान लीजिए 2 पर्सन है, अब एक है A दूसरा है B, तो अगर A B से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो B A से 7 सेंटीमीटर स्मॉलर हो जाएगा ना, वो टॉलर तो नहीं रहेगा क्योंकि वो स्मॉलर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर है। अब अगर ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए 3 पर्सन है, एक है A दूसरा है B तीसरा है C, तो अगर A B से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और B C से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो A C से कितना टॉलर हो जाएगा, 7 + 7 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा ना। ये 7 सेंटीमीटर नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया, इस क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट रिलेशंस दिया हुआ है ए पार्ट में, ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। इसके बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट में भी नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव होगा। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है यानी दैट इज सी, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो सी पार्ट है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि अगर ये तीनों को फुलफिल करेगा तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सिमिलरली डी पार्ट जो है ये भी आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इट मींस ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और अगर हम ई पार्ट की बात करेंगे तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव होंगे, ना ही सिमेट्रिक होंगे और ना ही ट्रांजिटिव होंगे। क्लियर है। तो देखिए अब आप इस तरह से इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। फिर अगले वीडियो में कुछ नए तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और तब तक आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझ के और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।